कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शरदकालीन फसल लेने हेतु टमाटर, बैगन, मिर्च की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। धान की रोपाई पर तकनीकी जानकारी। गन्ने की फसल में लगने वाली बीमारियों का निदान। सब्जियों के अंतर्गत शरदकालीन फसल लेने हेतु जो किसान भाई इस समय नर्सरी डालना चाहते हैं उनके लिए ये उचित समय है। लेकिन स्वस्थ पौधों की प्राप्ति हेतु नर्सरी में बुआई के समय तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान दें और इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है हरिद्वार की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू पाल को। मैं आप लोगों को, जैसे आजकल ग्रीष्मकालीन समय है तो इसमें कुछ किसान भाई नर्सरी का अपना लगाना चाहते हैं, जो गर्मी बैंगन, मिर्च और टमाटर की फसल बोना चाहते हैं, उनके लिए नर्सरी लगाने का समय आने वाला है। जून से सितंबर तक वो अपने नर्सरी उगा सकते हैं और शरदकालीन फतें हैं। जैसे कि हमें पता कि हम नर्सरी के लिए प्रॉपर जो बेड बनाते हैं वो 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, जबकि उसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। और नमी के लिए आप किनारे नालियाँ ज़रूर बना लें, जिससे कि दोनों साइड अगर इरिगेशन करें तो प्रॉपर मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहे, जिससे कि अंकुरण आपका अच्छा हो। प्रजातियों की बात है तो प्रजातियों टमाटर के केस में हम पूसा नवीन है, पूसा अविनाश हाइब्रिड है, नवीन हाइब्रिड है और पूसा के अंगूर लता, इस तरीके की प्रजाति हम लगा सकते हैं। जबकि आजकल जो मोटे हाइब्रिड्स कई सारे आ गए हैं, अच्छी प्रयोग कर सकते हैं और वो सीड पैकेट किसानों की सुविधा के लिए आप डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं अपनी कंपनी से, जिससे कि रिटेल का प्राइस आपका बच सके। और बैंगन में जैसे है, बैंगन में जामनी वैरायटी है और पंजाब की वैरायटी है, पंजाब जामनी है, पंजाब वंडर है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पंत ऋतुराज है, पंत सम्राट है। इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। इसके केस में पूसा ज्वाला और पंत सीवन प्रजाति काफ़ी पॉपुलर है। इसका जो मिर्च का सीड होता है वो बहुत ही तेज होता है, तो किसान भाई इसे लगा के अच्छा। और साथ ही ये तीनों इस तरीके की क्रॉप हैं जिनमें कि बीज बहुत हल्के होते हैं, टमाटर भी मिर्च भी। तो इनके लिए जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2 से 500 ग्राम है प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए।
हल्का होता है बीज तो थोड़ा सा बालू हम मिला देते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप है उसकी डेंसिटी कम हो जाए और हमारी जो फसल है और जो बीज का अंकुरण है वो भी अच्छा हो जाए। और क्योंकि ठंडक बनी रहती है उससे बालू लाने से, तो उसका अंकुरण भी अच्छा होता है और उनकी स्पेसिंग भी प्रॉपर बनी रहती है। जहाँ तक सीड बेड तैयारी की बात है, तो हम जब सीड बेड की तैयारी करते हैं तो मिट्टी में हम 1:1 यानी कि 1 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद, 1 भाग बालू मिला लें, जिससे कि जब हम उस पौध को उखाड़ें तो वो आराम से उसकी रूट जोन डिस्टर्ब ना हो पाए। तो बीजों को बोने के लिए हमने जो एक स्टैंडर्ड रूल बना रखा है, उसमें हम लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बनाते हैं और इसमें 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन में हम सीड की सोइंग करते हैं और ये बालू में मिला के करते हैं, जिससे कि उसमें प्रॉपर स्पेसिंग हो सके। लगभग हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज छोड़ते जाते हैं, जिससे कि हमारे बीज प्रॉपर तरीके से हो सके। जिस तरीके से गहराई की बात होती है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो इसकी गहराई है वो 5 से 7 सेंटीमीटर, जैसे थंब रूल होता है कि जितना बीज का साइज है उससे 1.5 गुना हो, तो इस केस में हम लगभग मिनिमम 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई हम बीज में रख, तो इस तरीके से हम बीज की नर्सरी उगा सकते हैं। धान खरीफ की प्रमुख फसल है। प्रदेश में इस समय नर्सरी डालने और रोपाई का कार्य तेजी पर है। हमारे जो किसान भाई धान की रोपाई का कार्य इस समय कर रहे हैं, वो रोपाई के समय किन किन तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान दें, जानते हैं एक विशेषज्ञ से। जिन किसान भाइयों को हमारे जनपद में धान लगाना है या किसी अन्य जगह पे भी धान लगाना है, उन सभी किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि उपयुक्त समय चल रहा है, धान की रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो नर्सरी लगाई होगी, नर्सरी की उम्र इस समय 30 दिन के आसपास होगी। 25 से 30 दिन के आसपास की जिन लोगों की नर्सरी हो गई है, वो धान की रोपाई कर सकते हैं। धान की रोपाई करने के लिए पहले खेत को बहुत अच्छी तरह जुताई करके तैयार करें, उसमें पानी भर लें, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी वाला धान किया जाता है या सिंचाई का जो धान किया जाता है, उसमें पानी भरने का ही सिस्टम है या पानी भरने की पद्धति के द्वारा ही उसमें जो है पौध लगाई जाती है, तो उसमें पानी भर लें। इसके बाद उसमें अगर रोटावेटर हो तो रोटावेटर चला दें, अन्यथा अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर चलाएं। कहने का अर्थ है कि उसकी पडलिंग कर लें, जिससे नीचे की ज़मीन थोड़ी हार्ड हो जाए और पानी नीचे की सतहों में नहीं जाए। इसके बाद जो है धान की रोपाई करें। धान की रोपाई करते समय ये ध्यान रखें, जिस तरह की जो प्रजातियाँ उन्होंने चयनित की हैं धान की रोपाई करते समय, उन्हीं प्रजातियों के हिसाब से उसकी रोपाई करें। दूसरा सावधानी रखने की बात है, किसान भाई जब ट्रांसप्लांटिंग करें या रोपाई करें, तो जिन किसान भाइयों की नर्सरी में उम्र ज़्यादा हो गई है तो उसमें पत्ती लपेटक होने की संभावना रहती है, तो निश्चित तौर पर ऊपर से उनकी पुंछियों को काट दें। जो धान लगाने जा रहे हैं नर्सरी में जो बढ़ गया है, ऊपर से उसकी जो कलियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा काट दें, हाथ से तोड़ दें, जिससे कि उसमें अगर पत्ती लपेटक की संभावना है तो वो ख़त्म हो जाती है। रोपाई जो है 20 सेंटीमीटर अपार्ट पे करें। 15 सेंटीमीटर जो है पौध से पौध की दूरी, 20 से 20 सेंटीमीटर लाइन की दूरी रखें उसमें। दूसरा, बहुत ज़्यादा गहरा ना लगाएं, 4 सेंटीमीटर के आसपास की उसकी गहराई रखें, अन्यथा अगर ज़्यादा गहरा हो जाता है तो उसमें स्प्राउटिंग कम होती है, यानी किल्ले कम निकलते हैं। अगर इसके बावजूद अगर कहीं पौध मर जाती है, थोड़ी पौध को रोक लें और गैप फिलिंग जब रोपाई हो जाती है उसके बाद हमारे पास प्री इमरजेंस बीडीसाइड्स कुछ आते हैं जिनको खरपतवारनाशी कहते हैं। उसमें प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पुराना ब्यूटाक्लोर है, नया प्रेटिलाक्लोर है, उसके बावजूद एक और नया हमारे पास बीडीसाइड आया है जिसका नाम हम नोमिनी गोल्ड कहते हैं। प्रेटिलाक्लोर आपका 1.5 लीटर लगता है, ब्यूटाक्लोर 3.3 लीटर लगता है पक्के 4 बीघा यानी 1 हेक्टेयर में। इसी तरह से आपका 200 ग्राम लगता है 1 हेक्टेयर में नोमिनी गोल्ड। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज
जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या जब प्यार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना की फसलें इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में कुछ क्षेत्रों में बीमारियों का प्रभाव देखा जाता है, जिससे फसल की बढ़वार और उपज प्रभावित होती है। इसलिए रोगों के प्रबंधन हेतु कौन कौन से तकनीकी उपाय अपनाए जाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर रेशु सिंह से। गन्ने की फसल में जो प्रमुख रोग हैं वो आपका जो लाल गलन है, जिसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है, उकठा रोग है और कंडुआ रोग प्रमुख रूप से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लक्षण हैं इन रोगों के आप देखेंगे तो अगर आपके खेत में लाल गलन नामक रोग लगा हुआ है तो आप गन्ने की बढ़वार आपको रुकी हुई दिखाई देगी। यदि बाहर किसी भी तरह के कीट का कोई प्रकोप आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें। यदि आप उसमें देखेंगे तो तने के अंदर आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों, तो मान लें कि ये लाल गलन नामक रोग आपके गन्ने में लगा हुआ है। इसी प्रकार उकठा जो रोग होता है, इसमें भी आपको गन्ने की बढ़वार रुकती हुई दिखेगी और पौधा सूखता जाएगा। यदि इस प्रकार का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें तो उसकी जो पोरियों वाला हिस्सा है वो लाल रंग का पड़ा हुआ होता है। पत्तियों की जो भाग हैं वो बीच में जो पत्ती के बीच में मिडरिब या बीच में जो डंडी होती है वो पीले रंग की पड़ जाती है। यदि ये लक्षण किसान भाइयों दिखाई दे रहे हैं तो मान लें कि गन्ने में उकठा नामक रोग का प्रकोप हो रखा है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप चाहें तो कार्बेंडाजिम नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 ग्राम दवाई की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें। यदि आप और दवाई लगाना चाहते हैं तो वे चाहें या फिर बेनलेट 70% WP, इन दोनों में से कोई भी दवाई का 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के दवाई का आप प्रयोग करेंगे तो रोग से रोकथाम पाई जा सकती है और अन्य पौधों में इस रोग के प्रकोप को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो कंडुआ रोग हमें खेतों में दिखाई देता है, इसमें आप किसान भाई देखते हैं कि बीज की जो गोब है वो काले रंग का पाउडर जैसा जमा हो जाता है उसके ऊपर और गोब मुड़कर कोड़े जैसा आकार ले लेती है। यदि इस प्रकार के लक्षण हमारे किसान भाइयों को दिखाई दे रहे हैं तो वे अपने खेत में प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इस दवाई के छिड़काव के लिए आपको 250 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इस दवाई के छिड़काव के पश्चात कंडुआ रोग से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, कंडुआ रोग यदि आपके खेत में लगा है तो आपको सावधानी ये रखनी है कि उसके जो
जो प्रभावित पौधे हैं वो खेत में ना रह पाएं। और उन्हें उखाड़ते वक्त विशेष सावधानी ये रखनी है कि हवा के प्रभाव से उनका जो पाउडर है काले रंग का, जिन्हें हम स्पोर मास कहते हैं, वो अन्य पौधों पर ना पहुंचने पाए। इसके लिए कोशिश ये करें कि हमेशा किसी कपड़े से ढककर गन्ने के पौधे के ऊपरी भाग को काट लें और उसे खेत के बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। इस प्रकार से आप विभिन्न रोगों के विरुद्ध गन्ने की फसल में रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात से पूर्व जो भी नाइट्रोजन खाद की मात्रा बची हुई है उसे किसान भाई प्रयोग कर लें। इसके अलावा अन्य जो प्रबंधन की विधियां हैं उसमें किसान भाई गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं और बंधाई का काम कर सकते हैं। बंधाई से ये आपको लाभ होगा कि एक तो आपका गन्ना गिरता नहीं है, दूसरा जिस भी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदीनाशी दवाइयों का हम अपने खेतों में छिड़काव करना चाहते हैं तो उस छिड़काव के लिए हमें उचित माध्यम और रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार से किसी भी फसल सुरक्षा माध्यम का प्रयोग करने में हमें आसानी रहती है और हम आराम से अपने खेत का प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन भी करते हैं और अधिकांश पशुपालक सभी दुधारू पशुओं का प्रबंधन एक जैसा करते हैं, जबकि इनके नवजात बछड़े बछड़ियों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। तो बछड़े बछड़ियों की देखभाल में कौन कौन सी बातों को ख्याल रखें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जो पशुपालन अगर हम लोग करते हैं तो उसका कितने लाभ हैं। बच्चा पालन मतलब जैसे आपका गाय जो है बियाई है तो उस बच्चे को आप कैसे केयर करेंगे। जैसी आपकी गाय जो है बियाती है, ब्याने के बाद जो है उसको पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है उसको ये ध्यान रखिए कि उसके जो मुंह में जो म्यूकस है जो फंसा हुआ है उसको आप साफ कीजिए। साफ अगर हो जाती है, श्वास लेती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्वास लेने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको सबसे पहले उसको थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, चेस्ट पे जो है उसका प्रेशर दीजिए, जिससे कि वो सांस लेने में सक्षम हो सके। दूसरी बात है कि जैसे ही आपका जो है बाछा या बाछी पैदा हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि जो है उसका नेवल कोड होता है, तो नेवल कोड को जो काटते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टिंक्चर आयोडीन का घोल जो है उसको लगाना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे ये रखना है कि आप देखिएगा कि जो है गाय बियाने के बाद जो है वो फर्स्ट दूध जिसको कोलेस्ट्रम बोल लेते हैं हम लोग, तो उस कोलेस्ट्रम को खिलाना बहुत ही जरूरी है। उसको खिलाने के लिए जो है कभी गिर जाती है, कभी खड़ा होती है, तो आपको उस समय उसको असिस्ट करना होगा, उसको थोड़ा सा हेल्प करके सहायता करके उसको जो है थन के पास ले जाना होगा, लगाना होगा। और वो दूध जो फर्स्ट मिल्क है जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो पिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होती है विदिन हाफ एन आवर के बाद से जो है उसको एकदम खिलाना शुरू कर देना चाहिए। आप कोशिश रखिए कि 48 घंटा तक उसको अवश्य खिलाएं। ऐसे तो 5 दिन तक खिलाया जाता है, जिसके कारण जो है उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ी रहती है, जिससे बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबुलिन्स बोलते हैं हम, जिसके कारण जो है उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरी बात है उसमें विटामिन मिनरल्स जो है प्रचुर मात्रा में रहती हैं। प्रोटीन्स की मात्रा 4 से 5 गुना जो है नॉर्मल दूध जो हम देते हैं उससे ज़्यादा होती है। 10 से 15 गुना जो है विटामिन उसमें ज़्यादा होते हैं और मिनरल्स होते हैं। कई तत्व ऐसे होते हैं जो उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इस कोलेस्ट्रम को हमें कितना खिलाना चाहिए, 1/10 ऑफ द बॉडी वेट, मतलब जितना आपके बाछा या बाछी का वजन है उसका 10वां भाग जो है उसको खिलाना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि एक दिन में 5 से 6 लीटर या किलो से ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए और एक बार में 1/10 ऑफ द बॉडी वेट उसका जितना है वो खिलाइए। मैक्सिमम लेवल जो है 5 से 6 किलो और 1/10 ऑफ द बॉडी वेट खिलाना चाहिए। इसके बाद हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना है। आपका जो है बच्चा या बाछी जो है 2 से 3 वीक का हो गया तो उसको डिहॉर्निंग कर देना है। और किन बिंदुओं पे ध्यान रखना है, फीडिंग स्टार्ट करना है। फीडिंग मीन्स स्टार्टिंग में तो आप दूध देंगे, पहली दूध जिसको हम बोलते हैं उसको हम खिलाएंगे। उसके बाद
5-6 से 20 दिन के बाद 20 दिन तक हम होल मिल्क देंगे, यानी पूरी दूध जो आप कहते हैं वो खिलाएंगे। तो पूरी दूध को हम कितना खिलाएंगे, तो 1/10 खिलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके 20 दिन के बाद हो जाए, यानी 21 से 30 दिन के बाद उसको जो है हम क्या खिलाएंगे, तो 1/15, मतलब जितना बॉडी वेट है उसका 15वां भाग जो है होल मिल्क खिलाएंगे। अच्छा, एक काफ स्टार्टर होता है। काफ स्टार्टर का मतलब ये होता है कि हम जो है उसको प्रोटीन, ग्रेन्स और विटामिन, मिनरल, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये सब मिक्स करके जो है हम लोग काफ स्टार्टर बनाते हैं, जो कि उसको खिलाते हैं ताकि उससे ग्रोथ बहुत अच्छा रहे। क्योंकि जो काफ स्टार्टर बनाते हैं उसमें DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो है 20% या उससे ज़्यादा भी होती है। साफ सफाई हमेशा ज़रूरी है। तो 6 मंथ्स के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है कंसंट्रेट यानी दाना, सूखा घास, हरा घास, ये सब चीज़ें उनको देना शुरू करेंगे। दूसरी बात, उसका हाउसिंग, मतलब जहां आप रख रहे हैं वहां पे साफ सफाई, हवादार रूम, ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और रेगुलर वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस तरह से साइंटिफिकली मैनेज करेंगे तो देखेंगे कि एक दिन जो है आपको डेयरी से इतनी इनकम होगी, आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सेमरी चंदौली के नंदराज ठाकुर ने। आपने केले की उन्नतशील प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भी बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ जो बरसात में केला लगाया जाता है वो हमारे किसान भाई लगाना शुरू कर दिए हैं और कुछ ऐसे किसान हैं जो कि केला लगा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे किसान की जो कि आप केला लगाने वाले हैं या लगा रहे हैं। सबसे पहले जो बात आती है, बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि में फलों की किस्म के अनुसार बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2 से 3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छा अनुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। आइए अब जानते हैं इन फल वृक्षों की उन्नत प्रजातियों के बारे में। दूसरी चीज़, अगर आप जो केले के लिए पौध का संरक्षण करते हैं वो काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए और एक विश्वसनीय स्रोत से होना चाहिए। पौध संरक्षण में ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप सकर्स से रोपाई कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आप जो सकर्स लेकर के आएँ वो ऐसे फील्ड से लेकर के आएँ कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और बताना चाहेंगे कि शक्कर जब आप उपचारित करते हैं तो उससे पहले उसका सफाई जरूर कर लें। सफाई करके ही उपचारित करें। उपचारित करने के लिए ध्यान दें कि उसमें कार्बेंडाजिम करीब 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके कम से कम 5 मिनट के लिए उस शकर्स को उसमें डुबा दें, जिससे कि आगे चल करके आप अगर उपचारित कर लेते हैं तो शक्कर से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको लगाएं कैसे। तो इसको लगाने के लिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब 1.8 मीटर की होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर की होनी चाहिए। गड्ढे की साइज करीब 45 सेंटीमीटर का, 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का आप एक गड्ढा खोद लें और उसके बाद उसमें शकर्स लगाते हैं आसानी से तो अच्छे ढंग से जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि लगाते समय चारों तरफ की जो उसकी मिट्टी है वो अच्छी तरह से प्रेस कर दें, जिससे भी किसी भी प्रकार का हवा का आवागमन न हो। कहीं पर जो है विल्ट की समस्या शुरुआती अवस्था में देखी जाती है तो उसके लिए हमारा किसान भाइयों के लिए सुझाव होगा कि आप करीब 30 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी
और उसके साथ 1 किलोग्राम आप जो सड़ी गोबर की खाद या FYM ले लें, मिक्स करके पौधे की तरह चारों तरफ आप दे देते हैं, तो आप एक तरह से कह लीजिए कि ये एक सुरक्षात्मक उपाय है विल्ट के लिए। और दूसरा जो सबसे प्रमुख पहलू है खाद का, क्योंकि जब आप लगाने चलते हैं तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा आधारीय खाद है यानी जो बेसल डोज है वो उस समय लगा दें। बेसल डोज के रूप में करीब करीब एक पौधे के लिए 125 ग्राम सुपर फास्फेट और 105 ग्राम पोटास आप लगाते समय अवश्य दे दें। इसके बाद आप 30 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में ये कर लें कि करीब करीब 62 ग्राम प्रति पौधा आप यूरिया जो है 30 दिन के बाद अपने पौधों को दें। इसके अलावा जब आप 75 दिन की आपकी फसल हो जाती है उसमें आपके लिए जो है यूरिया 62 ग्राम, सुपर फास्फेट 125 ग्राम, जिंक सल्फेट 25 ग्राम और इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका भी 25 ग्राम, इसका मिश्रण ले करके उसके बाद आप प्रति पौधे जो है आप पौधे के चारों तरफ दे दें। खाद देते समय आपके खेत में नमी रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कि ड्रिप के माध्यम से खाद देते हैं, तो उनके लिए हमारा यहाँ पर सुझाव होगा कि शुरुआती जो 1 से 90 दिन की जो आपकी फसल रहती है उसमें आप 19-19-19 का करीब जो है 2 किलोग्राम, इसके साथ ही साथ जो है 13-0-46 का पहले 1 किलोग्राम और यूरिया का 800 ग्राम, ये घोल आप जो है प्रतिदिन 1 एकड़ की मात्रा से आप अपने पौधे को अगर देते हैं तो उसके जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा और ध्यान देने की बात यह है कि केले की खेती में खरपतवार से अपने खेत को मुक्त कर रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक निश्चित अंतराल पर आप अपने खेत की जो है गुड़ाई करते रहें, तो जब आपका खरपतवार कम हो जाएगा तो पौधे की आपकी बढ़वार अच्छी होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की।